क्या आपने अभी तक सीटेट एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं की है या तैयारी तो शुरू कर दी है, सीटेट से आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास को पढ़ने के बाद आप यह कह दोगे कि मैंने इससे बेहतरीन और शानदार क्लास आज तक नहीं पढ़ी। इस बात की पूरी गारंटी है। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि मुझे बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे देना जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो, और उसे मात्र हमारी एक क्लास दिखा देना, और हमारी क्लास को पढ़ने के बाद वो किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। इस बात की पूरी गारंटी है। तो आज मैं इतनी बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं कि अगर आपको सीटेट के एग्जाम से डर लग रहा है तो आज की क्लास को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको यह यकीन हो जाएगा कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आपने सभी जगह से इस क्लास को पढ़कर देखा होगा कि सीटेट के टैग वर्ड, लेकिन आज मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। हमारी क्लास की यही सबसे बड़ी खास विशेषता है कि आप घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, एक एक बात आपके दिमाग में क्लास में ही छाप दी जाएगी, और इतने सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि जीवन में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सीधे चलता हूं क्लास की तरफ और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आपको कौन से ऑप्शन को एग्जाम में टिक करना है और कौन से एग्जाम में कौन से ऑप्शन को टिक नहीं करना है। आज इन सारी बातों को बताऊंगा। तो सीधे चलता हूं क्लास की तरफ। तो पहले आपको क्या करना है, देखो, आपको जहां पर भी बाल केंद्रित दिख जाए, चाइल्ड सेंटर्ड दिख जाए, उसको आंख बंद करके टिक कर देना, क्योंकि हमारा पूरा सीटेट का जो एग्जाम है वो एक ही बात पर टिका हुआ है कि केंद्र में कौन होना चाहिए। मेरी बात को समझते चलना। तो बाल केंद्रित का मतलब है कि केंद्र में जो होना चाहिए वो छात्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केंद्र में छात्र होना चाहिए। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं? छात्र केंद्रित भी कह देते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि शिक्षा हमें कैसी देनी है, तो आप कह देना बाल केंद्रित देनी है, छात्र केंद्रित देनी है। अब आप कहोगे सर छात्र केंद्रित का मतलब क्या होता है? तो छात्र केंद्रित का यह मतलब होता है कि शिक्षा व्यवस्था जो होगी वो छात्र के अनुसार होगी। एक एक चीज को मैं समझाऊंगा और बहुत अच्छे से दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। देखो, जो शिक्षा व्यवस्था होगी ना वो बालक के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो चीज बच्चा पढ़ना चाहेगा आपको वो ही चीजें पढ़ानी होंगी। यानी कि शिक्षा जो होगी वो बच्चे की रुचि को ध्यान में रख के दी जाएगी, उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। क्लियर? तो आपको एग्जाम में यह दिखेगा कि जहां पर पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट देना, क्योंकि केंद्र में कौन रखना है? बालक रखना है। वो आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, तो जहां पाठ्य पुस्तक की बात आ जाए उस ऑप्शन को तुरंत काट देना। जहां शिक्षक केंद्रित की बात आ जाए उस ऑप्शन को भी तुरंत काट देना है। क्यों? क्योंकि हमें जो शिक्षा देनी है वो बाल केंद्रित देनी है। और यहां से मेरी बात यकीन मानना, आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो गया है। अब तक केवल मैंने एक बात आपको बताई है। दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दो, आपके दिमाग में एक एक बात फिट करने की गारंटी मेरी है। देखो, आपको जो शिक्षा देनी है वो बाल केंद्रित देनी है, तो आपसे कहेगा कि केंद्र में कौन होना चाहिए? आप कह दोगे बालक होना चाहिए। यानी कि शिक्षा जो दी जाएगी वो बालक की रुचि के अनुसार दी जाएगी, उसको बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। कभी कभी बाल केंद्रित की जगह वहां पर छात्र केंद्रित भी आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जहां भी क्वेश्चन में, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पाठ्य पुस्तक केंद्रित दिख जाए या शिक्षक केंद्रित दिख जाए, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। अब शिक्षक केंद्रित क्या होता है? इसका मतलब होता है कि केंद्र में कौन होना चाहिए? शिक्षक।
जबकि गलत बात है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो ये कहती है वो कहती है कि केंद्र में बालक होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित में क्या होता था कि टीचर जो होता था वो सिर्फ व्याख्या देता था, बच्चे की समझ में आओ मत आओ इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वो होती थी शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित विधि में टीचर क्या करता था, व्याख्यान देता था। इसीलिए यहां से एक पॉइंट और क्लियर हो गया है कि आपको बच्चे को व्याख्यान नहीं देना है। क्या नहीं देना है, व्याख्यान नहीं देना है, यानी कि लेक्चर नहीं देने। यानी कि टीचर आया, किसी बात पर लेक्चर दिया और चला गया। क्यों? क्योंकि व्याख्यान देना जो है वो कौन सी विधि है, वो शिक्षक केंद्रित विधि है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से ये पूछ लेता है कि व्याख्यान देना जो है वो कौन सी विधि है, आप कह दोगे शिक्षक केंद्रित विधि है। इसीलिए बच्चे को कभी भी व्याख्या भी नहीं देनी। तो जहां व्याख्यान देने की बात हो, शिक्षक केंद्रित की बात हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात हो, उसे तुरंत काट देंगे। हमेशा शिक्षा कौन सी देनी है, आप कह दोगे बाल केंद्रित देनी है। अब यहां से दूसरे पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ था वहां पर भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया, और यहां दिमाग में एक एक बात को पढ़ते रहेंगे और दिमाग में फिट करते रहेंगे। समझो बात को। आप कहोगे सर शिक्षा जो हमें बाल केंद्रित देनी है तो फिर इसमें शिक्षक की कोई जरूरत है या नहीं। मैंने आपको बताया कि आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है, जो अब शिक्षा प्रणाली चल रही है, ये बाल केंद्रित है। और शिक्षक की जरूरत तो पहले भी थी, आज भी है, तभी तो आप पढ़ रहे हो। अगर शिक्षक की जरूरत नहीं होती तो आप पढ़ क्यों रहे हो। तो आप कहोगे फिर सर शिक्षक की भूमिका क्या है। और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप हमें यह बता दो कि शिक्षक की भूमिका क्या है। वो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, यानी कि रोल ऑफ टीचर क्या है। तो आप कह दोगे शिक्षक की जो भूमिका है वो सुविधादाता की है। किसकी है, सुविधादाता की है, यानी कि इसी को कह देते हैं सुगमकर्ता की है। किसकी है, सुगमकर्ता की है। अब सुगमकर्ता का मतलब क्या है, देखो बाल केंद्रित शिक्षा यह कहती है कि बालक भी महत्वपूर्ण है, टीचर भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं सिर्फ बालक ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण टीचर भी है। क्यों? जो ज्ञान को सरल बनाता है, जो बच्चे को सहायक सामग्री उपलब्ध कराता है, जहां बच्चा खुद क्रिया करके सीखता है, वो कौन करता है, वो टीचर ही तो करेगा। भाई जो वातावरण बच्चे के लिए बनाएगा, जिस वातावरण में बच्चा क्रिया करके सीखेगा, उस वातावरण का निर्माण कौन करेगा। तो आप कह दोगे शिक्षक करेगा। तो टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर का है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया टीचर का रोल क्या है, आप कह दोगे फैसिलिटेटर का रोल है, सुगम करता है, सुविधा दाता है। और आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि भाई टीचर क्या करता है। तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो बच्चे को उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, शिक्षक की होती है। एक एक बात क्लियर हो गई होगी। 4 पॉइंट बताए, चारों क्लियर हो गए होंगे और एक एक बात दिमाग में फिक्स हो गई होगी। क्या बताया है कि जहां पाठ्य पुस्तक केंद्रित आ जाए आंख बंद करके काट दो, जहां शिक्षक केंद्रित आ जाए आंख बंद करके काट दो, जहां व्याख्यान देने की बात हो तुरंत काट दो, जहां बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो टिक कर दो। आपसे पूछे शिक्षक का रोल क्या है, आप कह दोगे सुगमकर्ता का है, सुविधादाता का है। तो बच्चे को जो शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराता है वो कौन कराता है, शिक्षक कराता है। क्लियर, एक एक बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलता हूं भाई
और एक एक बात को अच्छे से समझा देता हूं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आज मैं ये कह रहा हूं, आपका स्कोर आज ही बढ़ जाएगा। जिन बच्चों का स्कोर नहीं बढ़ता है वो आज की क्लास देख लें। आज की क्लास देखने के बाद आप ये कह दोगे कि मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, अरे भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिस बच्चे ने ये ठान लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। आपको अगर कोई रोकता है तो वो आप ही हो। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। तो आपको क्या करना है, देखो, आपको चाहे शिक्षक हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उसको सक्रिय रखना है। क्या रखना है? एक्टिव रखना है। क्योंकि सीखना जो है वो एक सक्रिय प्रक्रिया है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज जान लगा के पढ़ा रहा हूं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। अगर मैं आपको ऐसे सोते हुए पढ़ाऊं, बेटा पढ़ लो, ये है, इसे ऐसे कर लेंगे, क्या आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी? नहीं। तो चाहे बच्चा हो, चाहे शिक्षक हो, पूरा सीटेट का एग्जाम इसी बात पर आधारित है कि हमें सारी प्रणाली को क्या करना है? एक्टिव कर देना है। तो जहां भी ऑप्शन में निष्क्रिय, और ये आएगा ही आएगा भैया, एक नहीं 2 नंबर बिल्कुल पक्के कर लो। अब एक बात बताओ, मैं आपको ये बताते हुए चल रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा, आपके दिमाग में फिट कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ क्या एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे? और मैं यकीन दिला रहा हूं कि ये आएगा ही आएगा। भाई मैं अब ऐसे तो हूं नहीं कि हनुमान जी हूं, मैं छाती फाड़ के दिखा दूं, देखो पेपर में ये लिखा हुआ है। तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो? आप जितने भी आज तक पेपर हुए हैं उनको खोल कर देखना, तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो ये टीचर बता रहा है ये एक्चुअलिटी में सही बता रहा है। ऐसे ही तो पहचान करोगे। मैं आपसे कह रहा हूं 2 नंबर यहां से पक्के हो जाएंगे। तो जिस भी ऑप्शन में निष्क्रिय की बात हो उसको तुरंत काट देना है। हमें पैसिव किसी को नहीं करना, ना छात्र को, ना शिक्षक को, ना ही व्यवस्था को। सबको हमें क्या करना है? एक्टिव करना है। क्योंकि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। तो ये शब्द दिखेगा ही दिखेगा, तुरंत काट देना कि हमें निष्क्रिय किसी को नहीं करना, हमें सभी को क्या करना है? सक्रिय करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। आगे चलता हूं और एक एक बात को यहीं से समझा देता हूं। अब मेरी बात को समझना कि हमें बच्चे को सजा नहीं देनी है। यहां से मजा आएगा। सजा का मतलब है कि किसी भी प्रकार का पनिशमेंट हमें बच्चे को नहीं देना है। आपको बच्चे को किसी भी प्रकार की सजा देनी ही नहीं है। तो जहां सजा देने की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। अब सजा देने को ही ऑप्शन में क्या क्या आएगा कि ना तो बच्चे को मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है। ना मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई सजा, किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट देना ही नहीं है। जहां मारने, पीटने, धमकाने की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। और क्या नहीं करना? आपको बच्चे को कभी भी अनुशासन में नहीं रखना। अब यहां पर बच्चा गड़बड़ कर देता है, डिसिप्लिन में नहीं रखना। आप कहोगे सर अनुशासन तो अच्छी बात है, अनुशासन में क्यों नहीं रखना? देखो बच्चा छोटा है अभी, और छोटा बच्चा जो होता है वो क्या कहता है कि छोटा बच्चा समझ के ना तुम हाथ लगाना रे सिगड़ी। यानी कि बच्चा जो होता है उसके अंदर बचपन होता है, और बचपन जो होता है वो मस्तियों भरा होता है। अगर आप उसको अनुशासन में जकड़ दोगे तो आप उसके बचपन को छीन लोगे। तो कभी भी बच्चे से बच्चे का बचपन नहीं छीनना है। जब वो बड़ा हो जाएगा वो खुद अपने आप अनुशासन में रहने लगेगा। लेकिन आपको बच्चे को अनुशासन में नहीं रखना है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर बच्चा किसी के सर पे के ऊपर रेत नहीं डाल रहा है इसका मतलब उसका बचपन छिन चुका है।
तो बचपन तभी जिंदा है कि वो किसी की शर्ट पर पेन चला दे, किसी को चांटा मार दे, किसी के ऊपर अपनी सब्जी छलका दे, तो इसीलिए वो उसी चीजों से सीखता है। इसका मतलब उसका बचपन जिंदा है। तो आपको बच्चे के बचपन को मारना नहीं है, बच्चे के बचपन को जिंदा रखना है। इसीलिए बच्चे को कभी भी अनुशासन में रखना ही नहीं है। तो जिस ऑप्शन में अनुशासन की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट दोगे। बताओ, एक एक बात क्लियर हो गई होगी और एक एक बात दिमाग में बैठ रही होगी कि क्यों हमें काट देना है ऑप्शन को। समझ में आई बात? अब मेरी बात को समझना। आगे चलता हूं और हमें क्या करना है, एक एक बात को समझाता हूं और बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में भी आएगी, बेहतर तरीके से एक एक चीज समझ में आएगी और बिल्कुल मजा आ जाएगा आज की क्लास देख करके। देखो, हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो एक बात पर टिका हुआ है, वो ये कहता है कि हमें बच्चे को खोजकर्ता बनाना है। अब मैं आपको ऐसा पॉइंट बता रहा हूं कि आप उस पॉइंट को पकड़ लेना और आप पूरी पेडागोजी को समझ जाओगे। तो आपको जो बच्चे को बनाना है वो खोजकर्ता बनाना है। क्या बनाना है? खोजकर्ता बनाना है। खोजकर्ता को ही कहते हैं प्यारे बच्चों, अन्वेषक भी कह देते हैं। तो खोजकर्ता को ही क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। तो जिस ऑप्शन में खोजकर्ता या अन्वेषक बनाने की बात हो उस ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर देना। अब खोजकर्ता क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहीं से आप सारी चीजें समझ जाओगे। मैं आपके सामने दो इमेज बनाऊंगा और दोनों इमेज से आप पेडागोजी को ऐसा समझोगे कि पूरी पेडागोजी आपकी समझ में आएगी। बच्चे को यह पढ़ा दिया जाता है कि आपको बच्चे को भगवान मानना, नहीं, बच्चे को भगवान नहीं मानना है, क्योंकि भगवान तो वो होता है जो कुछ करता ही नहीं है। आपको बच्चे को जो मानना है वो खोजकर्ता मानना है। क्या मानना है? खोजकर्ता मानना है। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो, आपके सामने ये दो कबूतर है भाई, ऐसे ये मेरी इमेज जैसे समझ लेना। एक कबूतर ए है और एक कबूतर ये है, ठीक है? कबूतर समझ लेना, ये कबूतर बी है, ठीक है? अब ये जो कबूतर है इसके पैर में मैंने हल्का सा धागा बांध दिया है। इस कबूतर के पैर में मैंने हल्का सा क्या बांध दिया है? धागा बांध दिया है। अब दोनों को उड़ाया जाता है। अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों में से ज्यादा कौन उड़ पाएगा? इन दोनों में से ज्यादा कौन उड़ पाएगा? तो ए वाला ज्यादा उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बी वाला इतना ही उड़ पाएगा जितना इसके पैर में क्या है, जितना इसके पैर में धागा है। क्या है? जितना इसके पैर में धागा है। इसीलिए कभी भी बच्चे को किसी भी चीज में बांधना नहीं है, किसी भी चीज में बच्चे को बांधना नहीं है। तो खोजकर्ता का मतलब है कि बच्चे को खुला छोड़ देना है, उसे पंछी की तरह छोड़ देना है कि जो तेरा मन करे वो तू कर। यानी कि बच्चे को किसी भी प्रकार से आपको बांधना नहीं है। तो जब बच्चा खुला रहेगा तो वो क्रिएटिव करेगा, मतलब रचनात्मक कार्य करेगा। रचनात्मक का मतलब है कुछ नया करेगा। और जब बच्चा कुछ नया करता है तभी बच्चा कुछ बेहतर सीखता है। इसीलिए पूरा जो सीटेट का एग्जाम है वो एक बात पर टिका हुआ है। आपसे कहे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यह है कि हमें बच्चे को क्या बनाना है? रचनात्मक बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। तो जहां भी ऑप्शन में क्रिएटिव बनाने की बात हो आंख बंद करके टिक कर देना। हमें बच्चे को क्या बनाना है? रचनात्मक बनाना है। रचनात्मक का मतलब होता है कि बच्चा कुछ नया करके सीखे, वो पहले से रटी रटाई चीजों को ना करे, वो कुछ नया करे। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है कि बच्चे को किसी भी चीज में बांधना नहीं है। अब बांधने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे रस्सियों में बांधो। बांधने का मतलब है आपको किसी भी प्रकार की बच्चे से अपेक्षा नहीं करनी है। तो आप कहोगे
सर एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं करनी? जैसे आप बच्चे से अपेक्षा करते हो, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? बच्चे को बांध दिया है। तो आपको बच्चे को बांधना नहीं है, तो जिस ऑप्शन में भी अपेक्षा की बात हो तुरंत उसे काट देना है। अब समझते चलना एक एक बात को। इसका मतलब अपेक्षा जो है वो बच्चे को बांध रही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 100 में से 90 नंबर लाने हैं, मैंने आपको क्या कर दिया? अपेक्षाओं में बांध दिया। अब आप 90 नंबर के ही बारे में सोचोगे, 100 के बारे में नहीं सोचोगे। इसका मतलब आपने बच्चे को जकड़ दिया है। तो जहां भी अपेक्षा की बात हो तुरंत काट देना है। तो ना तो बच्चे से अपेक्षा करनी है और ना ही बच्चे की उपेक्षा करनी है। उपेक्षा भी नहीं करनी। उपेक्षा का मतलब है जैसे ये कहते अरे तू तो पागल है, तू भी बनेगा मास्टर। तू कहां से मास्टर लग रहा है? तेरे बस की नहीं है, तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की से अपेक्षा भी नहीं करनी है और बच्चे की उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो जिस ऑप्शन में अपेक्षा और उपेक्षा की बात हो आंख बंद करके टिक कर देना, और जहां खोजकर्ता अन्वेषक की बात हो उस ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर देना है। जहां रचनात्मकता की बात हो उस ऑप्शन को भी तुरंत टिक कर देना है। अब जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट की शुरुआत होती है, देखो जहां भी ऑप्शन में आपको लचीलापन शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए? लचीलापन शब्द दिख जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दिख जाए, आंख बंद करके उसे टिक कर देना। अब बच्चा ये कहता है कि सर सीटेट के एग्जाम में मुझे टाइम बहुत लगता है। टाइम इसीलिए तो लगता है क्योंकि जो आपकी तैयारी है वो उस स्तर की नहीं है। आपने एक एक चीज को समझा नहीं है। जब आप चीजों को समझने लग जाओगे तो एक एक चीजों को करने लग जाओगे। जहां आपको लचीलापन शब्द दिखे आंख बंद करके टिक कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जहां भी लचीलापन शब्द दिखे आंख बंद करके टिक कर देना है, ठीक है? कुछ मत पढ़ना, लचीलापन शब्द दिखे टिक कर देना। आप कहोगे क्यों? लचीलेपन का मतलब है कि जहां पर फेरबदल संभव हो सके, तो हमें वो ही चीजें करनी हैं जहां पर फेरबदल संभव हो सके, जिसमें बदलाव संभावित हो सके। जैसे बहुत सारे बच्चे, अब आप ही देखो, मैं आपको समझाता हूं। अभी बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे को लेकर। अगर सरकार इस्तीफा नहीं देती है तो एक बात बताओ, सरकार अच्छी हुई या खराब? तो आप कहोगे खराब हुई। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज कठोर अच्छी नहीं होती है। और सरकार अभी इस्तीफा दिवा दे कि भाई गलत किया है, छात्रों के साथ गलत हुआ है तो इस्तीफा देना चाहिए, तो सरकार कैसी हुई? अच्छी हुई। क्यों अच्छी हुई? क्योंकि इसका मतलब है और मंत्रियों को भी यह पता लगेगा कि कल को तुम भी गलत करोगे तो तुम्हारी भी कुर्सी जा सकती है। इसका मतलब वो चीज अच्छी होती है जिसमें बदलाव संभव हो। तो लचीलेपन का मतलब है बदलाव संभव। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके इस्तीफा लेकर के दूसरे मंत्री को बना दिया जाएगा, इसको कहते हैं लचीलापन। समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं? लचीलापन। तो ये तो अच्छी बात हुई। इसीलिए जहां लचीलेपन की बात हो आंख बंद करके टिक कर देना। अब कौन सी चीज खराब होती है? बच्चों को कौन सी चीज अच्छी नहीं लगी? जो चीज कठोर होती है, ठीक है? कोई भी चीज कठोर हो, कठोर का मतलब जिसमें बदलाव ना हो सके, वो चीज बच्चे को बुरी लग गई। इसीलिए तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ है। जो चीज सख्त होती है वो बेकार होती है। तो जहां कठोर, सख्त ये शब्द दिख जाए तो उनको तुरंत काट देना है। उनको क्या काट देना है? तुरंत उस ऑप्शन को ही काट देना है। अब मेरी बात यहां से समझना, यहां फिट करते हुए चलना है। कोई भी चीज आपको पहले से निर्धारित नहीं करनी है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज आपको पहले से निर्धारित नहीं करनी है, पूर्व निर्धारित नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? अगर कोई चीज आपने पहले से निर्धारित कर दी और बच्चे का कल को मन बदल गया, ठीक है,
तो आपने कह दी कि इसे ही पढ़ना तुझे, तो तेरे लिए तो ये पहले से ही निर्धारित हो गया। तो बच्चा ना तो नई चीज को पढ़ पाएगा ना पुरानी चीज को पढ़ पाएगा। क्यों? हमें समय के अनुसार बदलते रहना है। तो कोई भी चीज पहले से निर्धारित, जिस ऑप्शन में भी पूर्व निर्धारित की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। उस ऑप्शन को तुरंत काट देना। पूर्व का मतलब होता है पहले, निर्धारित का मतलब फिक्स। अरे पहले से कोई भी चीज फिक्स करनी ही नहीं है। हमें कोई भी चीज फिक्स नहीं करनी है बच्चे के लिए। क्यों? बच्चे को खोज करता बनाना है। बच्चे का मन कर रहा है आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा, रसगुल्ले के बारे में पढ़ूंगा, पढ़ने दीजिए। आज बच्चे का मन कर रहा है कि मैं तो भैंस के बारे में पढ़ूंगा, अरे पढ़ने दीजिए। आज बच्चे का मन कर रहा है कि मैं तो भैया धर्मेंद्र प्रधान के बारे में पढ़ूंगा, इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, पढ़ने दीजिए। इससे भी तो उसे ज्ञान होगा कि नीट का पेपर लीक कराया था, नीट का पेपर लीक हुआ है, इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो जो बच्चे का मन करे उसे पढ़ने दिया जाए, तभी तो वो खोज करता है। तो इसीलिए पहले से कोई भी चीज निर्धारित नहीं करनी है। तो जहां पूर्व निर्धारित की बात हो, कठोर की बात हो, सख्त की बात हो, तुरंत ऑप्शन को काट देना है। जैसे आपने सरकार से ही मना कर दिया कि हटेंगे नहीं जब तक इस्तीफा नहीं होगा। क्लियर आई बात समझ में? बहुत बढ़िया जी, अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगी। बहुत बढ़िया, चलता हूं आगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो हमें जो बच्चे को बनाना था वो खोज करता बनाना था, कि बच्चा खोज करके सीखे। तो हमें बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां से एक एक कहानी की शुरुआत होगी और यहां से आप एक एक बात को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करते हुए चलेंगे। आपको बच्चे को रटाना नहीं है। तो जहां रटने की बात हो, जहां याद करने की बात हो, देखो रटने को ही कहते हैं याद करना, इसी को कहते हैं स्मरण करना, इसी को कहते हैं वेधन, इसी को कहते हैं कंठस्थीकरण। ठीक है, इसी को कहते हैं बार बार अभ्यास। क्या कहते हैं? बार बार अभ्यास कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। जहां ये शब्द आ जाए इंग्लिश में, इसी को कहते हैं रोट लर्निंग। क्या कहते हैं? रोट लर्निंग कहते हैं, मेमोराइजेशन कहते हैं, मेमोराइजेशन कहते हैं। अब मेरी बात को समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये कम से कम आपको पूरे सीटेट के एग्जाम में 4 नंबर पक्के करा के देगा। ये आज लिख लीजिए, 4 नंबर बिल्कुल पक्के करा के देगा। आपको बच्चे को रटाना नहीं है। जहां भी रटने की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। अब रटने को ही वो कहता है याद करना। कभी कभी अब आपका जो पेपर होता है वो मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। वो पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया जाता है। कोई भी पेपर जो होता है आपको ये लगे ना कि वो हिंदी में बनाया जाता, नहीं, वो इंग्लिश में बनाया जाता है। और इंग्लिश में बनाने के बाद उसका गूगल ट्रांसलेशन हो जाता है, तो इंग्लिश से वो हिंदी में आ जाता है। तो जब हिंदी में आता है तो कभी कभी उसकी जगह रटने की बात होती है, कभी याद करने की बात होती है, कभी कंठस्थीकरण की बात होती है, कभी स्मरण की बात होती है, कभी वेधन। मतलब कोई भी चीज बार बार, इन सब का मतलब है बार बार। यानी कि बच्चे को खोज करता बनाना है, मशीन नहीं बनाना। मशीन क्या होती है? बार बार भाई रट रहे, जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे बच्चे को रटाना नहीं है। कोई भी कार्य बार बार नहीं कराना। तो रटना, याद करना का मतलब बार बार याद करते हैं। स्मरण नहीं कराना है। वेधन मतलब बार बार। कंठस्थीकरण मतलब कोई भी चीज जो रटते हैं ना, किससे रटते हैं? कंठ से। ठीक है, बार बार अभ्यास नहीं कराना। आप कहोगे ऐसे क्यों नहीं करना सर? इसका कारण तो बताओ। देखो, जब हम किसी चीज को रटते हैं तो हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं।
जबकि हमें बच्चे को क्या करना है, क्यों नहीं रटवाना है? क्योंकि हमें बच्चे को समझने वाला बनाना है। कैसा बनाना है? समझने वाला बनाना है, यानी कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर बल देना है। तो जहां समझने की बात हो, उस ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर देना कि ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरा सीटेट इस बात पर टिका हुआ है कि हमें बच्चे को समझने वाला बनाना है, रटने वाला नहीं। तो हमें किस पर जोर देना है? आप कहोगे समझने पर, रटने पर नहीं। एक एक बच्चे को बात समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई होगी। तो हमें बच्चे को, प्यारे बच्चों, क्या बनाना है? आप कह दोगे सर समझने वाला बनाना है, रटने वाला नहीं बनाना। कैसा बनाना है? समझने वाला, चिंतन करने वाला बनाना है। कैसा बनाना है? चिंतन करने वाला बनाना है। तो जहां भी चिंतन की बात हो, अब मेरी बात को समझते चलना, एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस ऑप्शन में भी चिंतन की बात हो कि बच्चे से चिंतन कराया जा रहा है, बच्चे की समझ पर जोर दिया जा रहा है, उस ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर देना। क्यों? हमें बच्चे को चिंतनशील ही बनाना है। पूरा सीटेट का एग्जाम, पेडागोजी का मतलब पता है क्या होता है? पेडागोजी का मतलब होता है कि हमें छात्र को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो हमें क्या पढ़ाना है? हमें समझने पर जोर देना है, बच्चे को चिंतनशील बनाना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है कि बच्चा खुद क्रिया करके सीखे। बच्चा एक चीज के बारे में अगर कोई बात बताई है, उसके बारे में चिंतन करे। तो जहां चिंतन की बात हो, आंख बंद करके टिक कर दो। जहां समझने की बात हो, आंख बंद करके टिक कर दो। हमें बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना। बात समझ में आई? अब आगे की बातों को समझते हैं और बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाऊंगा, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, अब समझो एक एक बात को। बहुत ही बढ़िया क्लास चल रही है, लाजवाब। अब देखिए, आपको एक एक चीज अगर समझोगे ना अच्छे से, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने आपको बताया, आपको जो बच्चे को बनाना है, खोजकर्ता बनाना है। कैसे बनाना है? खोजकर्ता का मतलब है कि बच्चा खोज करके सीखे कि ये रसगुल्ला मीठा क्यों है। देखे, मम्मी से पूछे, मम्मी ये मीठा क्यों है? बेटा इसमें चीनी डली है। मम्मी चीनी इसमें कैसे चली गई? इसमें तो चीनी मुझे दिखाई नहीं दे रही। बेटा चीनी का घोल लिया जाता है, उसको उबाला जाता है, ये रसगुल्ला उसमें होता है। अच्छा, इसको कहते हैं खोजकर्ता। तब बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। तो बच्चे को खोजकर्ता ही बनाना है। अब बच्चे का कभी भी एग्जाम नहीं लेना। आप कहोगे परीक्षा क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमें बच्चे को, परीक्षा जो है वो बच्चे के अंदर डर पैदा करती है। क्या पैदा करती है? जो एग्जाम है ना, वो बच्चे के अंदर डर को पैदा करता है। तो हमें बच्चे के अंदर डर, भय, इसका माहौल नहीं बनाना है। तो यहां से दो क्वेश्चन पक्का पता लग गए कि हमें बच्चे का एग्जाम नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कारण देखो, आप जब तक किसी चीज का कारण पता नहीं करोगे, तब तक जीवन में भूलते रहोगे। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं पढ़ता बहुत हूं, भूल जाता हूं। आप इसलिए भूलते हो क्योंकि आप उसके पीछे का कारण नहीं जानते हो। जिस दिन आप चीजों के पीछे का कारण जानने लग गए, अब आप जीवन में इन टैग वर्ड को याद मत करना और एक एक क्वेश्चन को आप देखते ही कर लोगे। क्योंकि आपको ये मैंने समझा दिया है कि रटाना क्यों नहीं है, क्योंकि रटने से बच्चा अर्थ नहीं समझ पाता, जबकि हमें समझने वाला बनाना है, इसलिए नहीं रटाना। वरना मैं भी इन टैग वर्ड को औरों की तरह ऐसे कर देता, बेटा देखो सर्वांगीण विकास, शिक्षा केंद्रित नहीं करना। नहीं, ऐसे नहीं बताना। एक एक चीज समझानी है कि कोई चीज करनी है क्यों करनी है, और कोई चीज नहीं करनी क्यों नहीं करनी, ये ही समझाता हूं। और ये ही हमारी क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट दे दो, जिसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसे टॉपर बनाने की गारंटी लेते हैं। अब मेरी बात को समझो, हमें बच्चे का एग्जाम नहीं लेना। अब क्यों नहीं लेना? आप कहोगे एग्जाम से बच्चे के अंदर डर आता है। जैसे आपका एग्जाम होगा,
सुपर टेट का एग्जाम आ जाए, आपको डर लगेगा कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। आपके ऊपर तनाव आएगा, आपको भय लगेगा। तो परीक्षा जो है बच्चे के अंदर डर पैदा करती है। तो जहां भी डर की बात हो, भय की बात हो, फियर की बात हो, जहां तनाव की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। क्योंकि बच्चे के लिए हमें डर पैदा नहीं करना है, तनाव नहीं लाना है, स्ट्रेस में बच्चे को नहीं लाना है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर जब हम एग्जाम नहीं लेंगे तो बच्चे को पास और फेल कैसे करेंगे? तो आपको बच्चे को पास करने और फेल करने पर बल नहीं देना है। जब एग्जाम ही नहीं लोगे, बात समझो, अब यहीं से कनेक्ट करते चलो, जब परीक्षा ही नहीं लोगे तो ना तो बच्चे को पास करना है, ना पास को कहते उत्तीर्ण, तो ना तो बच्चे को उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाना है और ना बच्चे को फेल होने के लिए पढ़ाना है, यानी कि अनुत्तीर्ण के लिए पढ़ाना है। तो जहां ये शब्द दिख जाएं उनको तुरंत काट देना है। क्यों काट देना है? अब आप समझ गए कि जब हम एग्जाम ही नहीं लेंगे तो ना तो पास करना है ना फेल करना है। आप कहोगे फिर नंबर कैसे देंगे कि इसके 70 है, इसके 72 है। बेटा जब एग्जाम ही नहीं लोगे तो नंबर भी नहीं देने, तो अंक भी नहीं देने, ना अंक देने हैं, ना ग्रेड देनी है और ना रैंक देनी है। तो जहां अंक, ग्रेड, रैंक देने की बात हो उस ऑप्शन को ही काट देना। 3 नंबर यहां से पक्के कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर बिल्कुल पक्के कर लो। जिस ऑप्शन में परीक्षा की बात आ जाए उस ऑप्शन को काट दो। परीक्षा जहां डर, भय, तनाव की बात हो उस ऑप्शन को काट दो। पास होने की, फेल होने की बात हो उस ऑप्शन को काट दो। जब एग्जाम ही नहीं लेंगे, ना अंक देने, ना ग्रेड देने, ना रैंक देनी, उस ऑप्शन को काट दो। अब ना बच्चे का नामीकरण करना। नामीकरण क्या होता है? जैसे बच्चा है, उसका रंग काला है, उससे कहते अरे तू तो कालू है, अरे कोई भूरा है, अरे तू तो भूरा है, ऐसे, अरे मोटू, अरे पतलू काम करके नहीं लाया, मोटू बहुत मोटा हो रहा है। ऐसे बच्चे का नामीकरण नहीं करना है, क्योंकि हमें बच्चे का सम्मान करना है, बच्चे को महत्वपूर्ण मानना है। तो बच्चे का नामीकरण कभी नहीं करना है। समझ में आई बात? तो ये शब्द दिखेगा, जहां नामीकरण शब्द दिख जाए आंख बंद करके काट देना उस ऑप्शन को। नामीकरण करना ही नहीं है, नामीकरण बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और क्या करना? हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करो, बेटा तू कर लेगा, शाबाश। जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं सभी जगह से फेल हो चुका हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा? मैं उससे कहता हूं कि मैं तो पढ़ाता ही ऐसे स्टूडेंट को हूं जो सब जगह से फेल हो जाए, उसे मैं टॉपर बनाता हूं, उसे हम मोटिवेट करते, प्रोत्साहित करते। उससे क्या होता है? उसके अंदर एक उमंग आती है। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई सीडीपी समझ नहीं आई तो उसका कारण यह नहीं है कि आपको समझने वाले नहीं हो सकता है जिस टीचर ने आपको पढ़ाया हो वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया हो। तो कमी यह नहीं है कि कमी आप में ही हो, कमी उस शिक्षक में भी हो सकती है जिसने आपको पढ़ाया हो। तो फिर वो हमारी क्लास पढ़ता है, फिर उसे समझ में आता है, हाँ जी अब तो मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है। इसीलिए हमेशा बच्चे को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, बच्चे को प्रोत्साहन देना है, हमेशा बच्चे का सम्मान करना है। बच्चे की कोई भी भाषा हो, बच्चे की कोई भी संस्कृति हो, हमें सबको महत्वपूर्ण मानना है और सभी का एक शिक्षक के तौर पर क्या करना है? सम्मान करना है। तो बच्चे की कोई भी भाषा हो, कोई भी संस्कृति हो, हमें सभी से सम्मान करना है, सभी बच्चों से लगाव रखना है। क्योंकि जब हम लगाव रखते हैं तो लगाव रखना जो है वो महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी बच्चे से लगाव रखेंगे तो वो ये मानता है कि इस टीचर के लिए मेरा होना ना होना महत्वपूर्ण है। और जब बच्चे को ये लगता है कि इस टीचर के लिए मैं महत्वपूर्ण हूं
तो वो बेहतर तरीके से सीखता है। इसीलिए हमें बच्चे का सम्मान करना है, बच्चे को महत्वपूर्ण मानना है, चाहे बच्चे की भाषा हो, चाहे बच्चे का पूर्व ज्ञान हो, चाहे बच्चे की संस्कृति हो। अगर बच्चा ये भी कहता है ना आपसे आके कि 2 दूनी 5 होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 5, कम से कम उसे 5 के बारे में जानकारी तो है। तो बच्चे के पूर्व ज्ञान की अवहेलना कभी नहीं करनी, हमेशा सम्मान करना है। कोई भी बच्चे की संस्कृति हो, बच्चे की कोई भी भाषा हो, कोई भी ज्ञान हो, सबका सम्मान करना है। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक एक बात क्लियर होते रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से एक एक बात समझनी है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत थी पतवार हो गई। अरे यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश की कहानी में, उसकी चाल धीमी जरूर थी लेकिन लगातार हो गई। जो बच्चा निरंतर पढ़ेगा, मैं उसके रिजल्ट की गारंटी ले रहा हूं। आपको दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको फेल करा सके। अगर आप भी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की, कोई दिक्कत नहीं है, आज से ही शुरू करने लग जाइए। आपकी सबसे बड़ी कमी बस एक है कि आप कार्य को करने से ज्यादा सोचने में टाइम लगाते हो। सोचना नहीं है, करने लग जाना है। जब आप किसी कार्य को करने लगते हो तो वो कार्य आसान बनता है, और जब आप सोचने लगते हो तो वो कार्य कठिन लगने लगता है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको टॉपर बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा। बस आप निरंतर पढ़िए, ठीक है? आगे की कहानी को हम समझाते हैं और एक एक बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। अब समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और जो पूरा सीटेट का एग्जाम है वो 3 बातों पर ही तो टिका हुआ है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये ही है। कौन सा है? कि इस दुनिया के अंदर, बात को यहां फिट करना, इस पूरी दुनिया के अंदर चाहे 2 जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग होता है। तो हमें हमेशा व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या करना है? सम्मान करना है। क्या करना है? आपसे कहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अभी अच्छे से समझेंगे एक एक बात को। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि इस दुनिया का प्रत्येक छात्र जो है, प्रत्येक बच्चा जो है, वो एक दूसरे से अलग है। इसीलिए हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या करना है? सम्मान करना है। इसको एक विशेषता के रूप में देखना है। किसके रूप में देखना है? विशेषता के रूप में देखना है। इसका सम्मान करना है। वो आपसे कहेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता को हमें बाधा के रूप में देखना है, आप कह देना बिल्कुल नहीं, एक सम्मान की नजर से देखना है, एक विशेषता के रूप में देखना है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे ही छोटी सी बात पूछूंगा। जब इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग है, तो क्या 2 बच्चों की तुलना करना सही है या गलत? मैं आपसे पूछता हूं, यहां फिट करोगे? एक एक बात बताओ मुझे। जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है, तो 2 बच्चों की तुलना करना सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। जब हर बच्चे के अंदर अपना अलग पोटेंशियल है, तो 2 बच्चों की कभी भी तुलना नहीं करनी। तो यहां से वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको 2 बच्चों की तुलना कंपेयर करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग होता है। तो जिस ऑप्शन में तुलना की बात हो, उस ऑप्शन को ही तुरंत काट देना। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है, तो क्या 2 बच्चों के बीच कंपटीशन कराना सही बात है या गलत? आप कहोगे बिल्कुल गलत बात है। भाई, जब सबकी रुचि अलग है, सबकी इच्छा अलग है, सबकी जिज्ञासा अलग है, सबकी क्षमता अलग है, तो 2 बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी नहीं करानी, कंपटीशन कराना ही नहीं है। तो ये शब्द आपको दिखेगा प्रतिस्पर्धा, भाई ये तो आएगा ही आएगा।
ये शब्द लिख लो, इसको मैं जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूं उतना कम है। लो, इस शब्द को स्पेशल लिख रहा हूं कि आपको बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा करानी ही नहीं है, कंपटीशन कराना नहीं है। जहां कंपटीशन की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। क्यों काट देना है? क्योंकि इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग होता है। जब इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग है तो दो बच्चों के बीच ना तुलना करनी है ना प्रतिस्पर्धा करानी है। तो जहां प्रतिस्पर्धा की बात हो, तुलना की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा है वो अलग है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। एक बात बताओ, जब ये तीन बच्चे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, जब ये प्रत्येक बच्चा अलग है तो जो आप पढ़ाओगे वो एक समान तरीके से पढ़ाना अच्छा होता है या अलग अलग तरीके से? मुझे ये बताओ, एक समान तरीके से पढ़ाना अच्छा होता है या अलग अलग तरीके से? बस मुझे ये बता दो। जब इस दुनिया के अंदर प्रत्येक बच्चा अलग है तो आप एक ही तरीके से पढ़ाओगे या अलग अलग तरीके से पढ़ाओगे? भैया अलग अलग तरीके से पढ़ाना है, एक समान तरीके से कुछ नहीं करना। तो जहां भी एक समान की बात हो, भाई जब प्रत्येक बच्चा अलग है तो सबकी रुचि भी अलग होगी, सबकी जिज्ञासा भी अलग होगी, तो सबका पाठ्यक्रम भी अलग होगा, सबका मूल्यांकन भी अलग होगा, सबकी पढ़ाई भी अलग होगी। तो जहां एक समान की बात आ जाए, ठीक है, जहां किसकी बात हो, एक समान तरीके की बात हो, और ये आएगा ही आएगा, एक समान तरीके या एक ही तरीके की बात हो, एक ही तरीके, जहां ये शब्द दिख जाए आंख बंद करके तुरंत काट देना है। क्यों काट देना? आप कहोगे हमारे सर ने एक बात बताई थी। अब हमारी क्लास की विशेषता बताता हूं। जब आपको ये ऑप्शन में दिखेगा तो आपको एक बात नजर आएगी कि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था कि इस दुनिया में प्रत्येक बच्चा अलग है। जब प्रत्येक बच्चा अलग तो सबकी रुचि भी अलग, तो सबकी क्षमता भी अलग, तो एक तरीके से कुछ करना ही नहीं है। तो जहां एक तरीके की बात हो तुरंत काट देना। अब मेरी बात को समझो, हमेशा विविधता, जिस ऑप्शन में आपको विविधता शब्द दिख जाए, डाइवर्सिटी दिख जाए, उस ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि हमें विविधता का क्या करना है भैया? सम्मान करना है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग, तो अलग अलग तो चीजें अच्छी होती हैं, इसीलिए जहां भी विविधता की बात हो आंख बंद करके टिक करना। ठीक, और आगे चलता हूं और आगे की कहानियों को समझाता हूं। बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगी, और क्या करना है और क्या नहीं करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहूं उतना कम। अगर आप मुझसे ये कहो सर हमें एक पॉइंट ऐसा बता दो जो सीडीपी में आए ही आए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो ये ही है कि आपको बच्चे के लिए कभी भी मानक निर्धारित नहीं करने हैं, स्टैंडर्ड सेट नहीं करने हैं, स्टैंडर्ड सेट नहीं करने, या इसी को कह देते हैं मानकीकृत। क्या? तो जहां मानक या मानकीकृत शब्द दिख जाए, इस ऑप्शन को तुरंत काट देना। 2 नंबर बता रहा हूं, 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं भाई, ये 2 नंबर पक्के ही पक्के हैं। आपको ये 2 नंबर पक्के करा के देगा। 150 में से 2 नंबर बता दिए, आएगा ही आएगा, बिल्कुल फिक्स है। ये तो सीटेट ने अपने दिमाग में फिक्स किया हुआ है कि ये तो मुझे एग्जाम में देना ही देना है। तो आप भी समझ लो, आपको बच्चे के लिए मानक निर्धारित नहीं करने। अब आप कहोगे हम तो भूल जाएंगे, भूलने तो मैं नहीं दूंगा ना। क्यों मानक निर्धारित नहीं करने, मैं बताता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि हमें बच्चे को क्या बनाना है, खोजकर्ता बनाना, खुला छोड़ना है, बांधना नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 में से बेटा तुझे 8 नंबर लाने, ये मैंने आपके लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 10 में से तुम्हें 8 नंबर लाने हैं। तो जब हम बच्चे के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बच्चे को बांध दिया है और हमें बच्चे को बांधना नहीं है, हमें बच्चे को खुला छोड़ना है। तो इसीलिए जहां मानक की बात हो, जहां मानकीकृत शब्द दिखे, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। ठीक है जी, क्लियर हुई। तो बच्चे के लिए कभी भी मानक निर्धारित नहीं करना है, जहां मानकीकृत शब्द आए तुरंत काट देना। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करता हूं, समझते चलना एक एक बच्चा। आपको बच्चे को कभी भी प्राइज नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है, इनाम देना ही नहीं है। आप कहोगे इनाम क्यों नहीं देना सर? इनाम देना तो अच्छी बात होती है। जब मैंने 10वीं में सर टॉप किया था ना, तो मेरे पापा मुझको साइकिल लाए थे। आप क्यों मना कर रहे हो? इनाम जो होता है प्यारे बच्चों, वो बच्चे की आंतरिक अभिप्रेरणा को, जो बच्चे की रुचि होती है, उसको वो खत्म कर देता है। इसीलिए बच्चे को कभी भी इनाम, प्राइज नहीं देना है। तो आपसे कहेगा कि बच्चे को प्राइज क्यों नहीं देना, एक बार यही पूछ लिया गया, क्योंकि प्राइज जो होता है वो बच्चे की आंतरिक रुचि को खत्म कर देता। आपको एक स्टोरी बताता हूं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। आजकल तो भाई गाड़ी वगैरह सभी के पास है। पहले हम रेल से अपने मामा के यहां जाते थे तो घोड़ा तांगा चलते थे, आपने भी देखे होंगे। तो एक बार हम घोड़ा तांगा में बैठे थे, तो जो घोड़ा तांगा चलाने वाला था वो घोड़े के सामने जाता था, 500 रुपए ऐसे हिलाता था, 4 ठुमके मारता था, घोड़ा 4 कदम चलता था, फिर वो यही काम करता था, फिर घोड़ी के आगे 500 रुपए हिलाता था, 4 ठुमके मारता था। अब वो जब बार बार इस काम को कर रहा था, हम बड़े परेशान हुए कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा भैया आज मेरे नालायक बच्चों ने इसमें शादी वाली घोड़ी बांध दी है और इसको 500 रुपए और 4 ठुमके देखने की आदत है। इसका मतलब क्या है? जब इनाम देना घोड़ी की रुचि को खत्म कर सकता तो ये तो बच्चा है, तो बच्चे की रुचि को खत्म कर देता, जो अंदर की रुचि है ना उसको खत्म कर देता है पुरस्कार देना। इसीलिए जहां भी पुरस्कार की बात हो, तो अब मैंने ऐसे बता दिया, जब पुरस्कार की बात आएगी ना तुरंत आपके दिमाग में यही स्टोरी आएगी। तो जहां भी प्राइज की बात हो उसे तुरंत काट देना है। हमें बच्चे को पुरस्कार नहीं देना है। तो ना तो पुरस्कार देना था और ना ही सजा देनी थी। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमें पनिशमेंट भी नहीं देना, सजा भी नहीं देनी और प्राइज भी नहीं देना। और सजा और पुरस्कार को ही कहते हैं पुनर्बलन देना। इन दोनों को ही कहते हैं पुनर्बलन देना, रीइंफोर्समेंट देना। तो आपको बच्चे को पुनर्बलन भी नहीं देना है। जहां पुनर्बलन की बात हो, रीइंफोर्समेंट की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। रीइंफोर्समेंट की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, क्योंकि पुनर्बलन देने का मतलब होता है या तो बच्चे को प्राइज दो या सजा दो। अब आपकी समझ में आ गई है कि ना सजा देनी ना प्राइज देना, तो इसका मतलब क्या है कि हमें पुनर्बलन भी देना ही नहीं है। तो जहां भी पुनर्बलन की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। क्लियर? अब मैं आपसे कहूं कि शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, आपको जो बच्चे को शिक्षा देनी है वो किस भाषा में देनी है, तो आप कह देना हमें जो शिक्षा का माध्यम रखना है वो हिंदी नहीं रखना। शिक्षा का माध्यम जो हो, जो प्रथम भाषा होनी चाहिए वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। तो शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए? बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। यानी कि हमें जो शिक्षा देनी है वो बच्चे की मातृभाषा में देनी है। अब हिंदी में नहीं देनी। मातृभाषा वो होती है जो बच्चे के घर पे बोली जाती है। जैसे कोई बच्चा बिहार का है, वहां पर भोजपुरी बोली जाती है, तो आपको जो एजुकेशन देनी है वो भोजपुरी में देनी है। ठीक है? अगली बात, अब मेरी बात को यहीं से समझते हुए चलना।
अब एक एक बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आपको बच्चे को हमेशा आंतरिक अभिप्रेरणा देनी है, बाहरी अभिप्रेरणा कभी नहीं देनी। हमेशा कौन सी देनी है? आंतरिक अभिप्रेरणा देनी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन देना है, बाहरी अभिप्रेरणा कभी नहीं देनी। तो जहां बाहरी अभिप्रेरणा की बात हो, किसकी बात हो? जहां बाहरी अभिप्रेरणा की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देंगे, क्योंकि बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब ही होता है कि प्राइज देना, सजा देना, ये बाहरी अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं। तो बाहरी अभिप्रेरणा देनी ही नहीं है, हमेशा कौन सी देनी है? आंतरिक अभिप्रेरणा देनी है। अब मेरी बात को समझो, आपको जो बच्चे को कराना है वो अपसारी चिंतन कराना है। कौन सा कराना है? अपसारी चिंतन कराना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी है। कौन सी करानी है? डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी है। तो वो आपसे कहेगा कि भैया जिस ऑप्शन में आपको अपसारी चिंतन दिख जाए तुरंत काट देना। आपको अभिसारी चिंतन कभी नहीं कराना है। क्या नहीं कराना है? अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी नहीं करानी है, अभिसारी चिंतन कभी नहीं कराना। जहां भी कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग कभी नहीं करानी है, हमेशा कौन सी कराओगे? डाइवर्जेंट। वो आपसे कहेगा कि अभिसारी चिंतन कराना है, आप कह देना बिल्कुल नहीं। कौन सा कराओगे? अपसारी चिंतन कराओगे, अभिसारी कभी नहीं कराना। अब यहीं से समझना एक बात और, आपको मैंने एक बात बताई, हमेशा एक बात पर जोर देना है और जहां वो शब्द आ जाए आंख बंद करके टिक कर देना। जहां रचनात्मक शब्द आ जाए तो आप आंख बंद करके टिक कर देना। तो आकलन जो करना है वो रचनात्मक आकलन करना है। कैसा करना है? रचनात्मक आकलन करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। कैसा करना है? फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। कैसा करोगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट करोगे तो जहां योगात्मक आकलन दिख जाए, क्या दिख जाए? योगात्मक आकलन दिख जाए, उस ऑप्शन को आंख बंद करके तुरंत काट देना है। हमें सम्मेटिव असेसमेंट करना ही नहीं है। क्या? सम्मेटिव असेसमेंट करना ही नहीं है, हमें कौन सा करना है? फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है। क्या करना है? रचनात्मकता पर जोर देना है। तो जहां योगात्मक आकलन की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है, हमेशा किस पर जोर देना है? रचनात्मकता पर जोर देना है। ठीक है, किस पर जोर देना है? रचनात्मक। क्यों? क्योंकि जो योगात्मक आकलन होता है ये रटने को बढ़ावा देता है, जबकि ये जो है ये क्रिएटिव कार्य को करने के लिए बढ़ावा देता है। इसीलिए जहां ये शब्द दिख जाए टिक कर देना। अब मेरी बात को आगे समझना, एक एक बात और अच्छे से समझ में आएगी। देखो, आपको जो बच्चे को शिक्षा देनी है वो समावेशी शिक्षा देनी है। मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा देनी है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। तो वो आपसे कहेगा कि आपको विशेष शिक्षा देनी है। नहीं, विशेष शिक्षा नहीं देनी, हमें क्या करना है? इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। अब मेरी बात यहीं से समझना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। आपको हमेशा सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। तो ना तो कभी भी स्कूल अलग करना है। तो जहां स्कूल अलग की बात हो तो ना तो आपको स्कूल अलग करना है, ठीक है। जहां स्कूल अलग करने की बात हो काट दो। जहां बच्चे अलग करने की बात हो, बच्चे को अलग करना, उसको भी तुरंत काट दोगे। ना स्कूल अलग करना, ना बच्चे अलग करने, ना कक्षा अलग करनी। क्यों? समावेशी का मतलब होता है एक साथ जोड़ करके पढ़ाना। समावेश का मतलब होता है एक साथ जोड़ करके पढ़ाना। वो आपसे कहेगा
कि आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा आता है जो देख नहीं सकता, क्या आप उसे दूसरे विद्यालय में भेज दोगे? आप कह दोगे बिल्कुल नहीं, हमें दूसरे विद्यालय में बच्चे को भेजना ही नहीं है, एक सामान्य स्कूल में ही बच्चे को पढ़ाना है, वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ना अलग स्कूल में भेजना, ना बच्चों को अलग करना, ना कक्षा को अलग करना, वो आपसे कहेगा ना विशेष अनिवार्य शिक्षा देनी, वो आपसे कहेगा कि विशेष अनिवार्य शिक्षा। तो आप इनको तुरंत काट देना, क्योंकि हमें जो शिक्षा देनी है वो समावेशी शिक्षा देनी है। कैसी देनी है? समावेशी शिक्षा देनी है। क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आगे चलता हूं। देखो, आपको जो भी चीजें हैं वो बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ानी है, बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। जब बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाते हो तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। तो हमेशा जहां दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाने की बात हो उस ऑप्शन को टिक कर देना। हमेशा बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर ही पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना? देखो, मैं आपसे कहता हूं, आप कहोगे बेटा आपको रंग के बारे में पढ़ाना है। अब मेरी बात को समझना, आप कहोगे बेटे आपके घर पर जो डेयरी से दूध आता है वो किसका आता है? बच्चा कहेगा सर भैंस का दूध आता है। अब आप कहना कि बेटा भैंस कैसी होती है? बच्चा कहेगा काली होती है सर। कैसी होती है? काली। बेटा जो भैंस होती है वो कैसा दूध देती है? सर सफेद दूध देती है। जब बच्चे से आपने दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया तो उसे रंग का ज्ञान पहले से ही पता था कि काली भैंस होती है, सफेद दूध देती है। उससे कहना कि भैंस के कितने सींग होते हैं? बच्चा कहेगा 2 सींग होते हैं जी। इसका मतलब उसे गिनती का भी ज्ञान हो गया है। तो जब बच्चे के दैनिक जीवन से हम चीजों को जोड़ करके पढ़ाते हैं तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। इसीलिए हमेशा बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है। क्या करना है? वास्तविक जीवन से जोड़ करके हमें बच्चे को पढ़ाना है, दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चे को पढ़ाना है। के लिए हमेशा बच्चे को क्रिया करके सीखने के मौके देने हैं कि बच्चा खुद करके सीखे, तो करके सीखने के अवसर देने। देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि रसगुल्ला ऐसे बनता है, रसगुल्ला ऐसे बनता है, तब आप बेहतर तरीके से सीखोगे, या जब रसगुल्ले को आप खुद बनाओगे तब बेहतर? जब प्राणी खुद किसी कार्य को करके सीखता है तो वो बेहतर तरीके से सीखता है। इसीलिए हमें करके सीखने के अवसर देने। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको बच्चे की सिर्फ बुद्धि का विकास करना है या सभी पक्षों का विकास करना? बुद्धि का भी, शरीर का भी, नैतिक भी, सामाजिक भी। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सिर्फ बुद्धि का विकास नहीं करना है, हमें सभी पक्षों का विकास करना है। चाहे बच्चे का शारीरिक पक्ष हो, चाहे संवेगात्मक पक्ष हो, चाहे नैतिक पक्ष हो, तो हमें बच्चे का क्या करना है? सर्वांगीण विकास पर बल देना है। सर्वांगीण का मतलब होता है सभी पक्षों का विकास करना है। ठीक है, सभी पक्षों का विकास करना है। आपको बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है। जहां भी हतोत्साहित की बात हो, जहां भी हतोत्साहित की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। आपको बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित कभी नहीं करना है। जहां हतोत्साहित करने की बात हो उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। अब 3 पॉइंट और बताऊंगा और सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रख ले। अब 3 पॉइंट बताऊंगा केवल। देखो, पहला पॉइंट यह है कि आपको जो बच्चे को पढ़ाना है, समझ लेना, हमेशा सरल से जटिल की ओर पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? सरल से जटिल की ओर, यानी कि हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है।
वो आपसे कहेगा कि आप जटिल से सरल की ओर पढ़ाओगे। आप कह देना बिल्कुल नहीं, सरल से जटिल की ओर। पहले बच्चे को सरल चीजें पढ़ानी है, फिर जटिल चीजें पढ़ानी है। तो सरल से जटिल पढ़ाना है, वो आपसे कहेगा जटिल से सरल, तो तुरंत काट देना है उस ऑप्शन को। जटिल से सरल नहीं पढ़ाना। क्लियर है बात? तो जहां जटिल से सरल की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है। क्लियर? दूसरा, अब दूसरी बात यह है, हमेशा मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना है? मूर्त से अमूर्त की ओर या मूर्त से अमूर्त। वो आपसे कहेगा कि अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाओगे। आप कह देना बिल्कुल नहीं, हमें मूर्त, मूर्त को ही प्यारे बच्चों ठोस भी कह देते हैं, यानी कि इसी को कह देते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें बच्चे को मूर्त अनुभव देने। मूर्त का मतलब होता है जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं, तो पहले बच्चे को वो ही अनुभव कराने हैं जो बच्चे को आंखों से दिखाई देते हैं। तो हमेशा पहले मूर्त अनुभव कराओ, फिर अमूर्त की ओर लेकर जाओ। वो आपसे कहेगा कि हमें अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाना नहीं। मूर्त का मतलब होता है जो चीजें आंखों से दिखाई दे उसको कहते हैं मूर्त, और जो आंखों से दिखाई ना दे वो कहते हैं अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है। वो तो कहेगा आपसे कि अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त। तो जहां अमूर्त से मूर्त कहे, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। ठीक है जी? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी वो मूर्त की जगह ठोस कह देता है, तो ठोस से अमूर्त की ओर पढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को आगे समझो। देखो, बस एक पॉइंट और बचा है और इसको भी अच्छे से समझ लो। हमेशा जो चीज संगठित होती है, संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, उस ऑप्शन को आंख बंद करके टिक कर दो। हमेशा चीजें संगठित, व्यवस्थित अच्छी होती हैं। जहां भी अव्यवस्थित की बात हो, अव्यवस्थित चीज कभी भी अच्छी नहीं होती है। तो जहां अव्यवस्थित की बात हो, असंबंधित की बात हो, असंबंधित, हमेशा चीज संबंधित होनी चाहिए। जहां अव्यवस्थित, असंबंधित की बात हो, उस ऑप्शन को तुरंत काट देना है। हमेशा चीज सिस्टमैटिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संबंधित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संबंधित होनी चाहिए। ठीक है जी? अब एक और पॉइंट जो बचा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे बच्चा किसी भी चीज को सीखता है, आप भी हो, इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है। इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है। अब गलतियों को कभी कभी क्या कह देते हैं? भ्रांतियां भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं? मिसकंसेप्शन भी कह देते हैं। तो गलतियां जो होती है, एरर्स जो होते हैं, इसी को कभी कभी त्रुटियां भी कह देगा। तो त्रुटियां, गलतियां, इन पर बच्चे को कभी भी मारना नहीं है। बच्चे की गलती पर कभी मारना नहीं है, कभी पीटना नहीं है, ना उससे यह कहना कि 20 बार इस काम को और करके ला। क्यों? जो गलतियां होती हैं वो सीखने का भाग होती है। क्या होती हैं? सीखने का भाग होती हैं। तो गलतियां जो हैं सीखने का भाग होती हैं। ये बताती हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। इसीलिए बच्चे की गलती पर ना मारना है, ना पीटना है, ना धमकाना है। तो बच्चे की गलती पर ना मारना, ना पीटना, ना धमकाना, क्योंकि जब तक बच्चा गलती ही नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। उससे यह भी नहीं कहना, अगर बच्चा किसी क्वेश्चन को गलत कर दे, कि जा इस क्वेश्चन को 50 बार करके ला, क्योंकि बार बार कोई कार्य आपको नहीं कराना है। क्लियर हो गई बात? एक नंबर देता हूं, 892010
816। इस नंबर पर आपको क्या करना है, सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। आप कहोगे इससे क्या होगा, तो ऐसी ही धमाकेदार और धाकड़ क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। क्लास आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। मैं मानता हूं क्लास में मजा आ गया होगा, पूरी जी जान से क्लास ली है। कैसी लगी, एक एक बच्चा लाइक कर देगा, जो बाद में देखे वो भी लाइक जरूर कर दे अगर क्लास में मजा आ गया हो। तो ये वो टैग वर्ड हैं, अब जाके आप क्लास को करना और क्लास करने के बाद फिर आप टेस्ट लगा के देखना, आपका स्कोर 1001% बढ़ेगा। और ना बढ़ जाए तो जीवन में मत पढ़ना, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत भयंकर तरीके से, धमाकेदार तरीके से क्लास ली है, इसीलिए आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो। जो अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।